पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक मैं आपका आंसर जान लेना चाहूंगा। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन, जिनको भी इसका आंसर पता है फटाक से टिक कीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करूंगा। जिनको भी इसका आंसर पता है फटाक से कीजिएगा। जिनको भी इसका आंसर पता है आप तुरंत यस, तुरंत आप आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ूं। जो लोग भी अभी जुड़े हैं, चलिए तो फाइनली जो लोग अब तक जुड़े हैं उनको इस ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस चैनल में ज़बरदस्त वेलकम है। और हम लोग बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं। पूरे 80 ऑब्जेक्टिव के सही प्रश्न जानेंगे, जिसमें मिनिमम मान के चलिए कुछ भी गड़बड़ भी हो जाता है ना तो 30 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं। तो मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन बोल सकते हैं। पहला यदि ऑप्शन देखते हैं तो फ्रांसीसी है, दूसरा है शासक वर्ग, तीसरा है कोलोन, चौथा है व्यापारी। आप सही आंसर बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ सही आंसर लिखिए जिनको पता है। क्वेश्चन नंबर के साथ सही आंसर लिखिए जिनको भी पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सचिन पटेल, हेलो हाय का समय खत्म हुआ भाई। और फटाफट आप आंसर बोलिए, ABC करके आंसर बोलिए। पूजा सिंह और फर्स्ट का सी बोल रही है। चलिए सही जवाब है पूजा सिंह। सबसे पहले पूजा सिंह का जवाब आया, फर्स्ट का सी कोलोन। हिंद चीन, भाई ये हर एक बार के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। देखिए ये जो प्रश्न पत्र मैं आपको बना रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ इसको आप मजाक बिल्कुल ना समझिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रेणी है। आप मजाक में इसको लेंगे पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ दिल लगा करके आप इसको समझिएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। नंबर A का सी सही आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, मिला लीजिए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? फटाफट आंसर बोलिए। 20 तक मैं आपका आंसर जानूंगा, 20 के बाद से मैं खुद आंसर बताऊंगा, क्योंकि तब तक जिनको जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, मैं आंसर बताऊंगा वो लोग समझेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर आप मिलाइए 2। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मिला रहे भाई। 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलिए बाबू। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। जो लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करें और अंत तक भी बने रहे। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज अपने लाइफ का 1 घंटा समय मुझको दे दीजिए, ताकि मैं कल बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाली परीक्षा में आपको बेहतरीन सफलता देने के योग्य बना सकूँ। 2 का बी, 2 का भी, पूजा सिंह का 2 का बी, रवि भाई का 2 का बी, मिला लीजिएगा। उषा देवी 2 का सी। बाबू अपना ओरिजिनल नाम बताइए, बाबू रियल नाम बताइए। सही आंसर है। जो लोग भी आंसर दे रहे हैं बाबू, अभी क्लियर आंसर नहीं है। आज तमाम विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ अभी तक नहीं जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़िए। अंकित कुमार बी, सबका बी आंसर आ रहा है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ रे भाई? तो सबका भी आंसर देख लो बाबू। सही आंसर है 1919, मतलब यस 1919। ए सही आंसर रहेगा 2 का। आप लोग एक बार और थोड़ा चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका आंसर गलत हो। 2 का ए सही आंसर रहेगा। चलिए रवि भाई का, आदित्य सिंह का 2, यस सर। ओके ओके ओके, मैं जानता हूँ कि पागल M10 रवि कुमार हैं, ये मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ में ये 1 मिनट, यस। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? चलिए जालियांवाले बाग में किसने अपना, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बोलो बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है पंडित नेहरू। सही आंसर इसका क्या होगा? आप जल्दी बोलिए। सही आंसर इसका क्या होगा बाबू? तो 3 का सी सही जवाब है बाबू। 3 का सी, क्योंकि जान लीजिए नाइट रविन्द्रनाथ टैगोर को बुलाया था और उन्होंने नाइट को बाजी त्याग दी। जालियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसमें त्याग दी। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी बोलिए बाबू। आज इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें दोनों लैंग्वेजेस दिखाई दे रहे हैं। मिला लीजिए यहाँ पर। जर्मनी के एकीकरण में किसकी, जर्मनी के एकीकरण में 1 मिनट होल्ड ऑन 1 मिनट। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? जर्मनी के एकीकरण में इसमें कौन है जो योगदान अपना दिए थे? ए गैरिबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी काउंट काबूर और डी मेजिनी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलिए। प्रियांशु पांडे, देर से आए बट आपका इस सेशन में वेलकम है। 4 का बी सही आंसर है बाबू, बिस्मार्क। 4 का बी सही आंसर है। पूजा सिंह के द्वारा सही आंसर दिया गया सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये तो संस्कृत में भी आप लोग पढ़े हैं।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये संस्कृत में भी आप लोग पढ़े हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। 5 का सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? 1929 लाहौर, 1921 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगाम। सही बोलिए, इसका आंसर क्या होगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। आप लोग काफ़ी विलम्ब कर दे रहे हैं भाई, स्पीड बढ़ाइए। तो 6 का सही आंसर बोलिए भाई, आप लोग काफ़ी विलम्ब कर दे रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। 6 का सी गलत जवाब है भाई। आदित्य कुमार 6 का आदित्य सिंह सही जवाब है। आप याद रखिएगा कि रावी नदी के किनारे सन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपस्थिति में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 सही जवाब रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, दिमाग में बैठा लो, कल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 7वां, भारत में सूती वस्त्र का पहला मिल कहाँ खुला? चलिए 7वां, भारत में सूती वस्त्र का पहला मिल कहाँ खुला? आंसर बोलिए। आप लोग इतना लेट क्यों चल रहे हैं भाई, इतना आप लोग लेट क्यों चल रहे हैं? फटाफट, आपका जवाब नहीं आ पा रहा है, बहुत लेट चल रहे हैं आप। जो लोग भी जुड़े इस वीडियो को लाइक करके जाने रहे भाई, आज इस वीडियो को लाइक कर दो, प्रतिष्ठा की बात है। 50 लाइक्स का टारगेट है, प्रतिष्ठा की बात है बाबू, लाइक जरूर करिए आप। 24 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 1 बाई लगभग अबाउट आधे लाइक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आधे लाइक्स और बचे हुए हैं। चल बाबू, तो चलिए सही आंसर इसमें दिया है आपने, सही आंसर है विपुल यादव। चलिए देर से आए, लेकिन आपका इस ग्लोबल साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जबरदस्त वेलकम है। बी तमाम लोगों का बी आंसर है। बम्बई में सबसे पहले डी। विपुल आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप जुड़ गए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, घनश्याम दास बिड़ला। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर क्या है बाबू, आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है भाई, जल्दी बोलिए। चलिए सही आंसर आपको बताना है। 8 का बोलिए जी, 8 का सही आंसर। 8 का बी रवि कुमार, पूजा सिंह 8 का सी, आदित्य कुमार 8B, सत्यमदीप 8C, हरिओम राजपूत बी, विपुल यादव C। अरे यार अखिल भारत ये जो है ना, ये लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की। चलो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, नंबर बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार और रिवीजन मार लीजिए, आप लोगों की तैयारी काफ़ी अधूरी लग रही है। चलिए हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के तक अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध की समाप्ति हुई तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे या कौन था? चलिए वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। ये तो मुझको लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, बी। चलिए सबसे पहले आंसर है अर्जुन सिंह का बी, निक्सन। याद रखिएगा बाबू, निक्सन नहीं आपकी जो सूत्री योजना चलाया था वो निक्सन नहीं चलाया था। तो ये नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? नंबर 10 का आंसर बोल भाई। 10 का आंसर अभी नहीं आया भाई। प्रियांशु पांडे और फास्ट ले बाबू। विपुल का बी तो सही जवाब है यार। 10 का सी सही जवाब है बाबू। सबसे पहले पूजा सिंह का जवाब आया है, काउंट का वो 10 का बी सबसे पहले पूजा सिंह का आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? चलिए ओके, रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? ए में है आपका मुसोलिनी, बी में है विक्टर इमैनुअल, सी में है गैरिबाल्डी और डी में बिस्मार्क। 11 का सही आंसर बोले भाई, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। चलिए अर्जुन सिंह सबसे पहले आंसर, बिस्मार्क सही जवाब है रे भाई, बिस्मार्क सही जवाब है। चलिए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये तो ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आपको बताना पड़ेगा। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई भाई? 12 का आंसर बोल रहे भाई, इतना पीछे क्यों है आप लोग? 12 का आंसर बोलिए, फटाफट बोलिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। विपुल यादव जी 12 का आंसर बोलिए ना भाई। 1921 सही जवाब है, नंबर सी 1921।
आंचल कुमारी, लेट हो गई बाबू, आपको तुरंत ज्वाइन करना था। जो लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं उनको थोड़ा सजेस्ट किया जाए कि जल्दी से आगे, जल्दी आकर के जुड़ जाएं। और जो लोग भी जुड़े हैं इसको लाइक जरूर करें, इस सेशन को लाइक जरूर करें बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लाइक जरूर करें। नंबर 12 के बाद से नंबर 13 आइए। इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इसका एक और दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम क्या है? तो हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, साइरंज कमीशन, ली कमीशन। देखो अब इसमें जो आप सुने हैं नाम ना वही सही जवाब है, क्योंकि बाकी का तीनों नाम आप आज तक नहीं सुने हैं। जो सुने हैं 13 नंबर में वही आपका सही जवाब है, आप वही शब्द ही सुने हैं, बाकी 20 सही जवाब है बाबू। हरिओम राजपूत, सबसे पहले हरिओम राजपूत को बहुत बहुत धन्यवाद। 20 सबसे, साइमन कमीशन ही जब आया भारत में तो लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ी जिनके चलते उनकी मौत भी हो गई। साइमन कमीशन रहेगा सही जवाब। नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया और हरिजन, याद रखिएगा, यंग इंडिया और हरिजन 2 समाचार पत्रों का संपादन उसने किया था। यहाँ यंग इंडिया है, हरिजन भी देगा तब मिला लीजिएगा। नंबर 20 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चल भाई। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छापी? चल बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 का आंसर बोलिए। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी? आंसर बोलिए जल्दी फटाक से। 15 का आंसर बोलिए। हरिओम बाबू, आपका 14 भी सही है, 15 भी बोलिए, 15 का आंसर बोलिए। यस 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 यस, बाइबल, क्योंकि इंग्लिश में था और इंग्लिश में लेटरों की संख्या कम होती है इसलिए बाइबल सबसे पहले विपुल यादव के जवाब दिए हैं। 15 का सी बाइबल। 16 और यस, यहाँ ये यहाँ थोड़ा इसको छोटा स्क्रॉल करता हूँ मैं। अशोक का आलेख किस लिपि में है? चलिए आइए। अशोक का जो शिलालेख है, चाहे अभिलेख है, शिलालेख भी बोलते हैं चाहे अभिलेख भी बोलते हैं, वो किस लिपि में है? चलिए 16 का आंसर बोलिए। 16 का आंसर बोलिए बाबू। 21 लोग जुड़े हैं, प्रयास कीजिए कि और भी लोग जुड़े हैं और लाइक्स कंप्लीट कीजिए। 28 लाइक्स हो चुके हैं, आगे की लाइक कंप्लीट कीजिए। ए सही बात है बाबू। अशोक के जो शिलालेख है ना वो ब्राह्मणी और खरोष्टी 2 लिपियों में है, याद रखिएगा। अशोक का से हो सकता है यहाँ ब्राह्मणी ऑप्शन में है, वहाँ ब्राह्मणी लेकर खरोष्टी हो जाए, तो ब्राह्मणी और खरोष्टी 2 लिपियों में अशोक के शिलालेख खुंदवाए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर खरोष्टी लिपि नहीं है, ब्राह्मणी लिपि है, तो नंबर ए में ब्राह्मणी लिपि है, नंबर ए को सही मार देंगे। 16 का ए सही जवाब। 17 नंबर, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? चलिए ओके। 17 नंबर, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? आंचल कुमारी 17 नंबर का जवाब दीजिए। रे सिस्टर 17 नंबर का जवाब दीजिए फटाफट। जो लोग भी जुड़े हैं अंतिम तक, आज तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे विद्यार्थी जुड़े हैं और वे सभी जुड़े हैं जो कि आप पढ़ने में बहुत इच्छा रखते हैं, ये बेस्ट चीज़ है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 17 का सी सही जवाब है। 17 का सी 1911 में बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1911 में। नंबर 18, रूस में कब दासत्व मतलब दास प्रथा, उसी को दासत्व बोलते हैं, की समाप्ति कर गई? मैंने रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? चाहे रूस में दासत्व का अर्थ अंत कब हुआ, समाप्ति कब हुआ? 18 का आंसर बोल भाई। 18 का आंसर बोलिए सबसे पहले आप। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बोलिए। चलिए 18 के सत्यम द्वीप सबसे पहले बाबू सही जवाब है। 1861 में दास के ये बोलेगा ना कि दास प्रथा का अंत कब हुआ, चाहे दासत्व का अर्थ कब हुआ, तो एक ही चीज़ समझिएगा, 1861 सही जवाब रहेगा। तो 18 का ए। नंबर 19 पे आ जा भाई। नंबर 19, यस नंबर 19। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? वो कौन? आप जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, तो किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो 19 का आंसर आप बताइए। 19 का आंसर बताइए बाबू, 19 का आंसर बताइए, 19 का आंसर बताइए जी। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। अर्जुन सिंह 19 का आंसर। चलिए और रवि भाई का 19 का ए। और आगे बोलिए, आगे बोलिए। आदित्य सिंह 19 का ए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। आदित्य सिंह ए आगे बोल रहे भाई, जल्दी बोलिए। जो लोग भी जुड़े अच्छी बात है, आगे तक जुड़े रहिएगा। 18 का डी। अरे यार 19 का बोलना भाई, 19 का और भी ऑप्शन दीजिए ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कोटो सम्मेलन, ब्रिटेन बुद्ध सम्मेलन, क्या आंसर होगा? चलिए मिला लीजिएगा। नंबर 20 सही आंसर रहेगा इसका। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नंबर 19 के बाद से नंबर 20, होची मिन्ह की सरकार थी। होची मिन्ह की सरकार थी। चलिए
होची मिन्ह जो है वो किस प्रांत में अपनी सरकार बैठाए थे? दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में और पश्चिमी वियतनाम में। मतलब उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, किस वियतनाम में होची मिन्ह अपना सरकार बनाए थे? चलिए, होची मिन्ह 20 का ए होची मिन्ह ने किस प्रांत में अपना सरकार बनाए थे? बाबू आप लोग का SST थोड़ा कमजोर जा रहा है, बड़ी ध्यान देना पड़ेगा। SST वीक जा रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग भी जुड़े अंत तक जरूर जुड़िएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, शिक्षक का रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बाबू रे मैं बता दे रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कल के बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। सोशल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं जानोगे भाई रे भाई काम घबरा जाएगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। 20 का सी सही आंसर है। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है बी, उत्तरी वियतनाम में होची मिन्ह की सरकार थी। उत्तरी वियतनाम में क्यों आप लोग भूल जाते हैं? 20 सही आंसर रहेगा। होची मिन्ह, प्रियांशु पांडे जी 20 का 20 सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वार एंड पीस किसकी रचना है? अब 40 तक मैं खुद बताऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। 40 के बाद से फिर मैं आपका नाम पढ़ूंगा। 40 तक मैं फटाफट बोलूंगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हम लोग को ओके भी कर देना है, ख़त्म भी करना है वीडियो को। तो यस, अरे यार ये कौन जुड़ दिया? चलिए माफ़ी चाहते हैं बाबू, कुछ लोग जोड़ने का कोशिश कर, अच्छी बात है, विद्यार्थियों की संख्या समूह है, जोड़ने की कोशिश कर रही है, कोई बात नहीं है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय मतलब जो कि रूस के थे। हालांकि बी में आंसर दिया आपका टॉल्स्टॉय, बी आपको सही आंसर मारना है। चलिए इधर तब तक हरिओम राजपूत का जवाब भी आ गया है, टॉल्स्टॉय जो कि सही जवाब है। सत्यमदीप, ये तमाम विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। नंबर आपका 22। सोवियत संघ का विघटन कब है? देखिए सोवियत संघ जैसे आज चलता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि 1945 में बना था और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। उसके बाद से 1918 में बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सोवियत संघ। तो उसका विघटन कब किया गया? सॉरी माफी चाहते हैं बाबू, ये संयुक्त मतलब जो रूस है उसका विघटन किया गया था। रूस का विघटन किया गया था। तो रूस का पूछ रहा है कि विघटन कब किया गया था? माफी चाहते हैं बाबू, रूस का विघटन कब किया गया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर है नंबर ए, 1991 में। याद रखिएगा 1991 में रूस का विघटन किया गया था। अंत तक जरूर पड़े रहे भाई, जो लोग भी आ रहे हैं भगने का नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगी। यहाँ ये पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? पटना का नाम अजीमाबाद किसने दिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पटना का नाम अजीमाबाद किसने दिया? सही आंसर आएगा नंबर बी, अजीम उस शान। देखिए अजीम इनका नाम है ना, तो अपने नाम पर अजीमाबाद भी इन्होंने स्थापित किया। अजीम उस शान, अजीमाबाद मतलब अजीम उस शाम। याद रखिएगा इस नाम पर ही काम छिपा हुआ है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? चलिए चंद्रगुप्त मौर्य, आप पहले जानते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? और 1 मिनट थोड़ा मैं आपका आंसर जान लेना चाहूँगा, ये आंसर गलत भी हो सकता है। 24 नंबर का सही आंसर बताइए बाबू आप। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? 24 का आंसर बोल भाई। विपुल यादव बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर सही जवाब है आपका बी, पाटलिपुत्र की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आय की स्थापना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की स्थापना चाहे संस्था चाहे गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बाबू एक बार ध्यान सुनिए, भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन सी संगठन करती है? सत्यमदीप का आंसर है, विपुल यादव का आंसर है, आंचल कुमारी का आंसर है, पूजा सिंह का आंसर है, पूजा सिंह का आंसर है। सबका आंसर ए है, तो ये आंसर सही भी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नंबर आपका 26। चलिए ओजोन योजना आयोग का गठन कब किया गया? 26 जान लीजिए आंसर नंबर ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 मिला ले भाई। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्थायित्व क्या कहलाता है? माने उत्पादन के वस्तु जितना भी उत्पाद की जा रही है उसमें निजी लोगों का उस पर दायित्व रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? तो पूंजीवाद। क्योंकि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन की वस्तुओं पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, वही पैसा लगाता है, वही हानि लाभ प्रॉफिट लाभ का सामना करता है, कर्मचारियों को नियुक्त करता है। नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 28 मिला लो बाबू। गैस और बिजली उत्पादन क्षेत्र के नाम से कौन? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? चलिए गैस और बिजली का उत्पादन किया जाता है किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र और या पे इनमें कोई नहीं। देख बाबू गैस और बिजली का जो उत्पादन है वह एक प्रकार का व्यवसाय है, मतलब एक प्रकार का उद्योग है। उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं। नंबर बी आपका सही आंसर आएगा।
28 के बाद से अब स्टार्ट होगा आपका 29। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखो बाबू। प्रोफेसर मो यूनिस का संबंध किस देश से है? ये प्रोफेसर मो यूनिस किस देश से मतलब किस देश के थे? बांग्लादेश के। याद रखिएगा बाबू। 30 का सी। आप लोग जुड़े रहिए, 40 के बाद से फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अभी आप जुड़े रहिए। नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लो बाबू। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होता है अल्पकालीन। तो मिला लेंगे अल्पकालीन। नंबर ए में अल्पकालीन है, सही आंसर आएगा। मिला लिया बाबू। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, भले इसको पढ़ना होगा तो आप देख लीजिएगा। नंबर आपका 32। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष पारित किया गया? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष पारित किया गया? तो 1989 में। सी में दिया है 1989, इसलिए सी जो है वो सही जवाब रहेगा। सी में है 1989, इसलिए सी आपका सही जवाब रहेगा। 32 के बाद से क्वेश्चन नंबर अब आपका चलेगा 33। मिला लीजिए। 32 के बाद से क्वेश्चन नंबर अब चलेगा आपका 33 नंबर आप मिला लीजिएगा। अभिमन्यु आइए, क्वेश्चन नंबर 33 मिला लीजिए। कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 एक बार देख लीजिए शुरुआत से। कॉल है, हाँ उठ गया। मिला लीजिए 33। मनरेगा में 1 मिनट। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी है? चलिए, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है? एक वर्ष में तो 365 दिनों में से 100 दिन रोजगार देने की एकदम गारंटी है। 100 दिन आपको रोजगार देना पड़ेगा। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 34। मिला लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए गए हैं? तो 35। राज्यों की संख्या है आपकी कितनी? तो राज्यों की संख्या आपकी 28 है, और बाकी के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। सबके लिए अलग अलग राज्य आयोग बनाया गया है। तो 28 और 7 आपका 35। नंबर भी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 35, ये 35 की है ना हम लोग, 34 35। प्रोफेसर पीसी महाननोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? भाई फटाक से आंसर बताइए, टाइम नहीं है। फटाक से इसका आंसर बताइए, टाइम नहीं है। नंबर ए सही जवाब है, राष्ट्रीय आय समिति। प्रोफेसर पीसी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 36 मिला लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 36 देख भाई। 40 के बाद से फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा, इसलिए आप लगे रहिए, आप मिले रहिए। उपभोक्ता व्यय और बचत का योगफल क्या कहलाता है? माने जितना आप खर्च किए हैं और जितना आप व्यय किए हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? देखो बाबू, इसको कहेंगे आय, क्योंकि आय जो हम लोग लेते हैं उसका क्या क्या यूज है? तो कुछ तो व्यय कर देते हैं, माने खर्च कर देते हैं, आप प्लस में कुछ बचत बचा लेते हैं। तो बचत और व्यय को जोड़िएगा तो आय मिलेगा। तो इसका मतलब कि बचत और आय को जोड़िएगा, बचत और व्यय को जोड़िएगा तो आय आएगा, मतलब बी में है तो बी आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन देख लीजिए। उत्पादन, व्यय, आय, इनमें सभी। सही आंसर आएगा इनमें सभी, क्योंकि उत्पादन होता है, लोग खर्च करते हैं, उसको खरीदते हैं और उससे आय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस सब चक्रीय प्रवाह का निर्माण कर रहे हैं, ये सब चक्रीय मंडल का निर्माण कर रहे हैं। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। जो लोग भी जुड़े अंत तक जरूर जुड़े रहिए। 40 के बाद से मैं फिर से आपका आंसर पूछूंगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ओके। 38 नंबर, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब लगाया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में। तो बी आपका सही आंसर रहेगा 1867। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है? निम्न में कौन? देखो, अनिवार्य सदस्यता, जनतांत्रिक आधार, नैतिक और सामाजिक तत्व, ऐच्छिक सदस्यता। देख भाई, आपको सहकारिता के लिए ये होना जरूरी है। ये अपनी इच्छा से आप जुड़े, ये भी होना जरूरी है। नैतिक और सामाजिक तत्व रहे, ये भी जरूरी है। लेकिन अनिवार्य सदस्य इसमें नहीं होती है, मतलब ये आपकी नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कौन सी नहीं होती है? तो ए नंबर नहीं होती है, मतलब अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है। चलिए इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और इसके बाद से आधा पेपर कंप्लीट। इनमें कौन गैर आर्थिक
आधारित संरचना है। इसमें कौन गैर आर्थिक है? इसमें कौन सा गैर आर्थिक संरचना है? मतलब जो आर्थिक का मतलब जो मैंने रोज किया जाता है पैसे कमाने में, जैसे भी हो आप समझ सकते हैं। आर्थिक का मतलब जिससे अर्थव्यवस्था चलती है। तो वित्त, ऊर्जा, संचार और स्वास्थ्य। कौन नहीं है? तो स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य की ये प्रक्रिया है ये कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप इससे पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग जगह पर अलग इसके रूप है। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। चल बाबू, तो इस प्रकार से मुझको आज अभी बोलते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि पूरे 80 में से 40 सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल हम लोग कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। पूरे 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी के 40 और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना है। इसमें प्रियांशु पांडे जुड़े हैं हमारे साथ, मीना देवी, अब रियल नेम कुछ और होगा, आप हमसे हमारे साथ जुड़ी हैं या जुड़े हैं। इधर से अर्जुन सिंह भाई जुड़े हैं, आर्यन राज जुड़े हैं, रोशन सोनी जुड़े हैं, पागल M10 मतलब कि आप रहे मिस्टर रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। तो जो लोग भी आधे पेपर में जुड़े रहे हैं साथ में, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन जाए ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और ईश्वर भी यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सपोर्ट करेंगे। अभिषेक कुमार अभी जुड़े हैं, ये बेस्ट चीज़ है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। यस, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन मिला लो। पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। सही आंसर होगा नंबर बी, नगरीय शासन व्यवस्था से। चलिए 22 नंबर 42 नंबर का जवाब आप दीजिए। 22 नंबर का जवाब आप दीजिए। 1 मिनट, यस रोकिए, ये तो दिक्कत है ना। 22 नंबर का जवाब आपको ही देना है। यस, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार के एक नगर निगम, 42 का आंसर लिखिए बाबू, फटाक से आंसर लिखिए। 42 का आंसर लिखिए। बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? आंसर बोलिए। तो सी आपका आंसर आ रहा है। मीना देवी जो करके आप हैं, आपका सी आंसर आ रहा है। 42 का आंसर 41 नहीं बाबू, 41 हो चुका है, और रोशन सुनिए 41 हो चुका है। 42 की बारी है, आप 42 पर थोड़ा दिमाग लगाइए, 42 के विषय में ही सोचिए। चलिए अर्जुन सिंह 52 आपका आंसर आ रहा है। 42 का मतलब 52 आपका हुआ। आपको बताना है कि बिहार में नगर की अधिकतम, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड रखे जा सकते हैं या कितने वार्ड हो सकते हैं? ऑप्शन है 37, बी है 52, सी है 72 और डी है 75। तो सही आंसर आपको बताना है। अर्जुन सिंह का बी आंसर है। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा बाबू, सबका बी आंसर आ रहा है, लेकिन सही आंसर होगा 75 मतलब 75। एक बार आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मेरा जहाँ तक अनुमान है नंबर डी का सही आंसर होना चाहिए, मतलब 75 होना चाहिए 42 का। आप लोग बी बता रहे हैं, एक बार थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा, सर्च मार के कहीं से भी या किसी बुक से या गूगल से आप कर लीजिएगा। डी मेरे अनुसार सही आंसर होना चाहिए 75 नंबर, 75। इसके बाद से 73, 43। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मेघा पाटकर ने चलाया था, कि लाला लाजपत राय ने चलाया था, कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, कि अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था? तो सही आंसर हो जाएगा 43 का। आप बोलिए 43 का, बोलिए बाबू 43 का आंसर बोल रहे भाई जल्दी। सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा, जो पिछले लॉकडाउन में उनकी देहांत हुई है और उत्तराखंड से थे। तो सी, हाँ ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड से चलाया गया था चिपको आंदोलन, और सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव आपके इसमें कंप्लीट हो गया। नंबर इसके बाद 44। नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया? तो लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलतंत्र की स्थापना हेतु और साम्यवाद की स्थापना हेतु। सही आंसर है नंबर ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद से 45, ये आप आंसर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? चलिए नंबर आपका 45, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? मुलायम सिंह, S.A. डांगे, काशीराम, ज्योति बसु। सही आंसर बोलिए 45 का। ओके, अर्जुन सिंह, मुलायम सिंह नहीं। आप एक बार और बोलिए 35 के क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए, ताकि मुझको समझ में आए कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। रोशन सोनी बोलिए बाबू 45 क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शन बोलिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कौन सा ऑप्शन बोलना चाहते हैं।
नंबर 45 है आपका। 43 का सी, 43 पे क्यों रुके हैं भाई? 45A अनुज बर्नवाल का 45 का ए, पूजा सिंह 45D, ज्योति बसु, अभिषेक कुमार गुप्ता है। चलिए अभी आप जुड़े हैं, कोई बात नहीं है। जो लोग भी जुड़े हैं जरूर जुड़े रहें अंत तक में। और सबसे पहले वीडियो को तो लाइक जरूर करें, इस सेशन को लाइक करना आपका दायित्व है। जो लोग भी जुड़े हैं बाबू आपसे नम्र निवेदन रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा सपोर्ट बढ़ता है, हम लोग का दायित्व, हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए लाइक्स आवश्यक है। चलिए 45 का डी, 45 का डी सही आंसर है सी, काशीराम। याद रखिएगा बाबू 100% सही जवाब है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए हैं काशीराम ने। ओके, नंबर आपका 46 पर आ जाइए। दल बदल कानून किस पर? विधायकों और सांसदों पर। नंबर 1 सही आंसर रहेगा। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो विधायकों और सांसदों पर। 46 का ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर जाओ। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो मिला लीजिए कहाँ यहाँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये सही जवाब रहेगा। इसके बाद से क्वेश्चन 48, ये भी आपका बुक से क्वेश्चन है। इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था, मिलाएंगे आप इकहरी शासन व्यवस्था कहीं है कि नहीं है? नंबर बी आपका सही रहेगा। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? चलिए, जो लोग 24 लोग हो चुके हैं, देखिए कम बेस आप आते रहे हैं, लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं अपन तक जरूर जुड़े, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आप अपने लाइफ में 10वां में पहले बार आप सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ ये सोशल साइंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चल बाबू, इकहरी शासन व्यवस्था मतलब 20 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए मतलब लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो आपको सही आंसर बोलना है कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बोलिए। 545, 543, 540 और 500। हालांकि वहाँ राज्यसभा होना चाहिए था, राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन देकर आप समझ जाएंगे कौन सा आंसर होना चाहिए। हालांकि ये मिस्टेक आपका एग्जामिनेशन में वो नहीं करेंगे। तो 49 का आंसर नहीं बोले आप लोग, सही आंसर रहेगा नंबर बी 543। क्रांति कुमार 47 का, एक्चुअली 47 हो चुका है ना, 543 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में जो बांग्लादेश है इस समय वो किस नाम से जाना जाता था? तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, दक्षिण पाकिस्तान। 1971 में चूंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान, उसके पहले पाकिस्तान का एक अंग था, 1971 में उसको अलग कर दिया गया। तो 1971 के पहले वो पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा था? तो पूर्वी पाकिस्तान था। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। चलिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई कब? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बोल रहे भाई, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? जो भी आप जान रहे हैं फटाफट आंसर बोलिए। जो लोग भी जुड़े हैं इस सेशन को लाइक जरूर करें। जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करें। केवल 14 लाइक्स और चाहिए हमको, आज का टारगेट कंप्लीट। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? सही आंसर है आपका नंबर 51 का डी, मतलब 1958 में। 1958 में सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका, अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को खुद बना देना चाहूँगा मैं, ताकि हम लोग का कुछ समय बचे। इंडिका के लेखक कौन है? मतलब इंडिका एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो सही आंसर है नंबर सी, मेगास्थनीज। मतलब इंडिका नाम की जो पुस्तक है उसको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद से क्वेश्चन नंबर 53। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद से क्वेश्चन नंबर 53। यस, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 53। चलिए, भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये स्पष्ट है। आपका सही आंसर रहेगा। तो सही आंसर है नंबर बी, भारत। जो लोग भी जुड़े हैं इसको लाइक जरूर करें। सेशन को जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करें। केवल 13 लाइक्स और टारगेट के बचे हुए हैं। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप याद रखिएगा। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद से आपका 54 1 मिनट, अरे यार 52 53 54।
क्वेश्चन नंबर 54 आ जाइए आप। आइए क्वेश्चन नंबर 54, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? 54 का आंसर बोलिए। भूटान का, बांग्लादेश का, म्यांमार का, नेपाल का? तो सही आंसर रहेगा नंबर सी, म्यांमार का। 54 का सी सही आंसर रहेगा। चलिए नए नए विद्यार्थी जुड़े हैं, डीजे रिमैक्स आर्क है, कोई बात नहीं बाबू, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना भाई। अरे यार पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 मिला लीजिए। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का सबसे बुरा प्रभाव क्या देखने को मिलता है? तो अलगाववाद, क्योंकि क्षेत्रवाद से चलते देश में भी, देश के नागरिकों के सोच में भी अलगाववाद की भावना आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 मतलब 56, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चलिए 1 मिनट 56 का आंसर बोलिए बाबू। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंबर डी उत्तर प्रदेश में, डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई? भारत में, चाहे भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आयोग कब बनाई गई, चाहे जल नीति कब अपनाई गई? 57 का सही आंसर बोलिए। 57 का सही आंसर होगा नंबर बी, सितंबर 1987 को, तो बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 58, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? मैंने विश्व में किस देश में सबसे अधिक वन है? 58 का आंसर बोल भाई। विश्व के किस देश में सबसे अधिक वन है? जो लोग भी जुड़े हैं लाइक जरूर करिए भाई। 38 हो चुका है, केवल 12 लाइक्स और बचे हुए हैं आप हम लोग के टारगेट के, इसलिए 12 लाइक्स जरूर कंप्लीट करवाएं आप। तो विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। 58 का आंसर अभी नहीं आया। 58 का आंसर नहीं है, सी। 58 क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बोलिए ना। नंबर ए, रूस। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार है रूस में, तो 58 का ए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस मृदा में ह्यूमन की मात्रा नगण्य होती है? मतलब कौन सी मृदा है जिसमें पोषक तत्वों के नाम पर जो कि ह्यूमस एक बहुत ही प्रचुर पोषक तत्व है और प्रमुख पोषक तत्व है, और केंचुए के मरने से भी ह्यूमस का निर्माण होता है। तो किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सही आंसर 1 नंबर पर ही दिखाई दे रहा है, लैटेराइट मृदा। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। ओके, रोशन सोनी ए नंबर आंसर दिया, सही जवाब है बाबू। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 60 का आंसर बोलिए बाबू। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, डिगबोई। 60 का ए सही आंसर रहेगा, डिगबोई। चलिए 61 पाइए। चलिए बाबू, तो पूरे 60 प्रश्नों का आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। केवल ऑब्जेक्टिव के और शेष 20 प्रश्न बचे हुए हैं। आप अंत तक जरूर बने रहिए। जिन्होंने भी ये आंचल कुमारी ए बोली है, सही जवाब है भाई। डीजे RX रेमिक्स जो भी हैं, अर्जुन सिंह, आप सभी का सही जवाब है। वाह वाह, बहुत बेहतर। इधर रवि कुमार का भी डी आंसर है। चलिए ये 26 लोग जुड़े हैं भाई, थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिए कि 30 प्लस चले। जो लोग भी जुड़े हैं बने रहिए, ताकि आज टारगेट ये भी कंप्लीट हो कि 30 प्लस लोग आज के लाइव क्लास में जुड़े। चलिए 30 मेंबर्स और 50 लाइक्स, तो 50 लाइक्स में से 42 लाइक्स हो चुके हैं। केवल 8 लाइक्स, हम तो जानते हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। मेंबर्स भी 30 प्लस चलने चाहिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, इनमें कौन रोपड़ फसल है? मतलब जिसको रोपा जाता है। देख भाई, चाय, रबड़, गन्ना, ये सब रोपा जाता है। नंबर डी सही आंसर है। ये बोया नहीं जाता है, रोपा जाता है। मतलब आप जानते हैं जैसे धान रोपाता है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? सही आंसर है 1991। देखिए 1991 में ना, इसमें ये बहुत चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। 1991 में 1991 है, जो कि उदारीकरण की नीति भी 1991 में ही लागू की गई, और जीवन रेखा रेल भी 1991 में लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सन है 1991, आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद से आपका 63 मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कांवर झील बिहार के किस जिले में? हालांकि दिया नहीं है बिहार, लेकिन बिहार में ही है। कांवर झील कहाँ है, किस जिले में है? नंबर सी, बेगूसराय में। कांवर झील, पूजा सिंह, ये भी इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये सी आंसर होगा। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। आप लोग मिला लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर इसके पास है 64। देख ले भाई, क्वेश्चन नंबर 64। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उड़ीसा। मिला लीजिए। 64 का सही आंसर बोलिए। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, ओडिशा। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद से 65। इनमें कौन अकार्बनिक खनिज, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, तो इसमें कौन सा अकार्बनिक खनिज है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो देखिए, कोयला कार्बनिक खनिज है, जमीन से निकलता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। नंबर डी पर आप देख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार के, ये तीनों हैं जो वो कार्बनिक खनिज है। केवल अब्रक है वो अकार्बनिक खनिज है। सही आंसर रहेगा आपका अब्रक। चलिए, 29 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और 44 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 29 लोग जुड़े हैं, ये काफ़ी बेस्ट बात है। और भी बाकी के लोग जो लोग जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े। नंबर इसके बाद से 66। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मैंग्रोव्स के वन हैं? भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव्स के वन हैं? बाबू ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव्स के वन हैं। तो सही आंसर है नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार 66 का बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 भाई, और 14 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बुरे बचे हैं भाई। वीडियो को छोड़कर भागना नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सेशन छूट जाएगा। वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है। चलिए, कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? चलिए, 67। कौन सा कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है? पीट कोयला। तो नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 68। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो असम से हुई थी ना। ऑप्शन असम आप ढूंढ लीजिएगा, असम। असम नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि भारत में चाय की खेती असम से शुरू की गई थी। इसके बाद से चलते हैं 69 पर। पाइराइट किस खनिज का अयस्क है? चलिए, पाइराइट किस खनिज का अयस्क है? पाइराइट किस खनिज का अयस्क है? 69 क्वेश्चन है। पाइराइट किस खनिज का अयस्क है? 69 प्रश्न का उत्तर बोलिए। तो ये एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, मतलब बी आपका सही आंसर रहेगा। 69 का बी, 69 का बी। 70 के बाद से फिर से मैं आपसे प्रश्न का उत्तर जानने का कोशिश करूंगा। 70 नंबर, भारत का पहला, ये तो तारापुर देखना ही नहीं है बाबू, ये तारापुर ऑप्शन में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? तारापुर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और भारत में भी सबसे पहले बनाया गया था। भारत का अभी भी सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये सब याद रखिएगा, काम करेगा। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। तो नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। 71। देख रहे भाई, अब तो छोड़ के नहीं जाना तुम लोग, क्योंकि केवल और 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचे हैं। तो हम लोग के लाइक्स में है 45, केवल 5 लाइक्स और चाहिए। इस सेशन को यहीं पर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना बाबू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं चला रहा हूँ। आप यहाँ से संपर्क तोड़ेंगे, सारा काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए संपर्क तोड़ने का नहीं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके महत्व को समझने का। 71 नंबर, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? चलिए, 71 नंबर आप आंसर बोलिए। जो लोग सुन पा रहे हैं कोडरमा का, चलिए मैं 71, 72, 73, 74, 75 तक बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लाइव क्लास हम लोग को ज़्यादा देर तक भी नहीं करना है। 29 लोग जुड़े हैं बाबू, एक आदमी बढ़ जाओ दे कि आपका 30 का जो हम लोग का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें सही आंसर होगा 71 का नंबर ए, अब्रक। मतलब कोडरमा का संबंध अब्रक से है। नंबर आपका 72, ये है आपका OPEC। किस देश, मतलब इसको बोलते हैं ओपेक। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ओपेक जो कि अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता है, तो किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? सही आंसर है नंबर डी, कतर। कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। नंबर 73, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? मतलब इसमें से कौन सा देश है जिसमें जूट सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन जाता है? क्वेश्चन नंबर 73, इसमें से किस देश में सबसे अधिक जूट पाया जाता है? 73 का आंसर कोई बोलेगा? आप लोग बड़ी स्लो चल रहे हैं जी, पीछे चल रहे हैं, जिसके चलते मुझे आगे निकलना पड़ रहा है। आपका ज़्यादा वेट में नहीं कर पा रहा हूँ। तो 73 का सही आंसर बोलिए। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है? 73 का सही आंसर बोल भाई। तो सही आंसर होगा नंबर 20, DCA सही आंसर बोल रहे भाई। 73 का सही आंसर बोल रहे भाई। 73 का सही आंसर सी सही जवाब नहीं है भाई। 73 का सी नहीं, बदलिए 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 बदलिए। 73 का है आंचल कुमारी, सबसे पहले आपका सही जवाब आया बाबू। ओके, नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा।
तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का। आसवन बांध, आसवन बांध किस नदी पर नदी से संबंधित है, मतलब किस नदी पर बनाया गया है? 74 नंबर क्वेश्चन। आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? 74 नंबर क्वेश्चन, बोल रहे भाई जल्दी। आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नील नदी पर कि अमेजन नदी पर? ये जो दो तो भारत से जाते हैं, लेकिन ये भारत से नहीं जाते हैं। ये आपका मिस्र का, ये है आपका अमेरिका का। बताइए किस पर बनाया गया है आसवन बांध? तो 74 का आंसर बोलिए। 74 का सी, सत्यम कुमार का 74 का सी आंसर है। सत्यम का सी। अर्जुन सिंह का ए, गंगा नदी पर। अनुज बर्दवाल 74 का ए, गंगा नदी पर। आगे बोलिए, आगे आगे बोलिए, आगे 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 बोलिए, आगे। 74 का सी, 74 का सी आ गया। शाहिद खान, शाहिद भाई बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं इधर से। पागल M10, 74 का सी, 74 सी सही जवाब है बाबू, मतलब नील नदी पर। 74 सी सही जवाब है नील नदी पर। क्वेश्चन नंबर 75, केवल 6 प्रश्न और बचे हैं, अंत तक जरूर पढ़ रहे हैं। केवल 6 प्रश्न और बचे हुए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृति के द्वारा आती है, बाढ़ प्राकृति, भूकंप प्राकृति, लेकिन आतंकवाद तो आदमी बनाता है ना, ये तो मानवकृत है, मतलब मानवीय आपदा है। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, मतलब ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 इसके बाद से, विनाशकारी भूकंप बिहार में कब आया था? 1934 में। बहुत ही फेमस भूकंप था जी, बहुत बड़ी तीव्रता के साथ आया था, 8 पॉइंट कुछ करके आया था। तो 76 का सही आंसर रहेगा डी, 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। 76 के बाद 77, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है? ऊंचा वाला स्थान। बाढ़ के समय हमको ऊंचाई स्थान पर जाना चाहिए। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद से आपका चलेगा अब 78, भूस्खलन से अभिप्राय है, मतलब भूस्खलन में होता क्या है? तो मलबा का मलबा का होता है आपका, 1 मिनट यहाँ देख लीजिए। भूस्खलन का अभिप्राय किससे है? तो मलबा का, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। कौन सा आंसर इसका सही होगा आप बताइए। देखिए तो भूस्खलन में सब 78 नंबर प्रियांशु पांडे बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, सही जवाब है। आंचल कुमारी सही जवाब है। एक के बॉस सी से गलत जवाब है भाई। इनमें सभी, भूस्खलन में मलबे भी बाहर निकलते हैं, चट्टान भी गिरते हैं और चट्टानों का खिसकना भी होता है, अर्थात इनमें सभी होता है। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट में पढ़ूंगा कौन कौन लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। 26 लोग हैं, 29 हुए थे, कुछ लोग आके जा रहे हैं, ये गलत जवाब है। चल बाबू 49 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं केवल, और हम लोगों को चाहिए 1 लाइक, बस ओनली 1 लाइक। चलिए, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, मतलब कौन सा है जिसमें आकस्मिक प्रबंधन अपना, आकस्मिक प्रबंधन में कौन कौन सी संस्था है जो कि सहायता कर सकती है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें सभी सही आंसर रहेगा। क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी आकस्मिक मतलब प्राकृतिक दुर्घटनाओं में या प्राकृतिक आपदाओं में सहायता कर सकती है, स्थानीय लोग भी सहायता कर सकते हैं, आग वगैरह लगा तो पानी में बिकेंगे मतलब बुझाएंगे, स्वयं से भी संगठन होते हैं वो तो होते ही हैं, अर्थात डी इनमें सबसे करेक्ट आंसर है डी। 80 और आज के ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न मिला लीजिए। 80 और आज के ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, भूकंप, याद रखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ऑप्शन मिलिए, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों का आकार कैसा होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, आयताकार। सही आंसर रहेगा नंबर डी, आयताकार। चल रहे भाई, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रे भाई, मिला लीजिए। अब आ गए हम लोग सेक्शन खंड ब पर, मतलब सेक्शन बी पर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट है। डी आपका सही जवाब था जी, अनुज बर्नवाल, प्रियांशु पांडे, आर्यन राज, शाहिद खान, ये सभी लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं। 51, चलिए 51 लाइक्स कंप्लीट हुए हैं। ज़बरदस्त वेलकम और ज़बरदस्त तालियों से आप सभी का स्वागत, क्योंकि 51 लाइक्स हम लोग कवर कर लिए हैं, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना दिल लगा करके पढ़ने के लिए। 57 मिनट में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव मार लिए हैं। यदि ऐसा भी आप करते हैं कल के एग्जामिनेशन में, अभी तो हालांकि मैं समझा मार रहा हूँ, आपको यदि याद होगा तो आपके लिए 30 या 35 से 40 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा है। 35 से 40 मिनट में आप पूरा ऑब्जेक्टिव मार लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है अच्छा है। और 27 लोग जुड़े हुए हैं। चलते हैं अब आगे के प्रश्नों का हल बताते हैं आपको। आइए मिला लीजिए, यहाँ देखिए, हाँ खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग को बनाना है। यहाँ तो निर्देश जान लीजिए, इतिहास है। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 3 का ही उत्तर देना है, 2-2 नंबर के हैं, 6 नंबर आपके मिलेंगे। तो 6 प्रश्न है, जिसमें से केवल 3 का उत्तर देना है। पहला,
वियना कांग्रेस का मूल उद्देश्य क्या था? दूसरा, शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें जो कि अमेरिका और रूस के बीच चलता था। 2 हो गया। तीसरा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? अगला, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? चाहे उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या, मतलब किसी देश को गुलाम बनाना। नंबर आपका 5। न्यू डील क्या है? नंबर 6। हुआ आंदोलन की विवेचना करें। तो 6 में से केवल 3 प्रश्नों का ही आप जवाब दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए, दीर्घ उत्तरीय है 7 और 8, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से एक प्रश्न का ही उत्तर दीजिए, 4 नंबर का है, आपको 4 नंबर मिलेगा। पहला देखिए यहाँ, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का प्रभाव बताना है। ओके। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका लिखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ करते हैं। इतिहास आपका कंप्लीट हो गया, 4 नंबर मिल जाएगा। आज ये राजनीतिक शास्त्र में सेम कंडीशन है। 9 से 12 तक 9, 10, 11, 12 4 है, जिसमें 4 में से केवल 2 प्रश्नों का हल बताना है। 2-2 नंबर का है, मतलब 2 दूना 4 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन में ये 2 ही प्रश्न करना है बाबू। लोकतंत्र में सूचना का अधिकार की भूमिका लिखिए। राजनीतिक दलों के 2 कार्य लिखिए। संघीय शासन की 2 विशेषताएं लिखिए। और नंबर 12, नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत, मतलब नगर निगम को कौन कौन से आय मिल सकते हैं। नंबर 12 था आपका। ये भी कंप्लीट हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय केवल 2 प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 4 नंबर का है। तो 2 प्रश्न ये कौन से हैं राजनीतिक शास्त्र के? तो पहला नंबर मतलब 13 नंबर, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करें। और नंबर 14 कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में भारतीय राजनीति को किस प्रकार से बदल दिया। नंबर 14। राजनीतिक शास्त्र भी कंप्लीट हुआ। अब आइए अर्थशास्त्र में। इसमें 15 से लेकर 18 तक 4 प्रश्न हैं लघु उत्तरीय। इसमें से केवल आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। 2-2 नंबर मिलेंगे, कुल मिलाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अंत तक जरूर बने रहे बाबू, क्योंकि और मैक्सिमम चलेगा तो 5 मिनट आपका क्लास चल पाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसलिए आप अंत तक जरूर बने और क्वेश्चन को एकदम ध्यान समझ पाइए, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर, समावेशी विकास क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? नंबर आपका 17-18, केवल और 2 प्रश्न। भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है? और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अब इसके बाद से इसका आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी 19 में से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक का जवाब देना है। 2 अंक आपको मिलेंगे। पहला आपका क्या है? 4 अंक मिलेंगे। सेवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत संरचना का महत्व लिखिए। और नंबर आपका 20 और लास्ट, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। नंबर आपका अब हो गया। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे। अब इसका 2 दीर्घ उत्तरीय है, केवल एक प्रश्न का जवाब आपको लिखना है। ये 3 नंबर का होंगे, याद रखिएगा। 3-3 6 नंबर का बढ़ेगा ये। पहला, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? 22वां मतलब है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के 2-2 उदाहरण दीजिए। नंबर 23 आपका हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? नंबर आपका 24 है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग क्या है, मिला लीजिए यहाँ से। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर लिखिए। जैव विविधता क्या है? रे डाटा बुक क्या है? तो रे डाटा बुक क्या है? जो कि संकटग्रस्त पेड़ पौधों और जानवरों की इसमें डाटा रखी जाती है, कौन कौन संकटग्रस्त है। यहाँ 27 रही 2 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक का जवाब देना है आपको। एक नंबर केवल 4 नंबर मिलेगा। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? धात्विक और अधात्विक खनिजों के 2-2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद से ये कंप्लीट होगा। केवल आपदा प्रबंधन 4 और 4 8 नंबर का आपदा प्रबंधन होगा आपका, तो मिला लीजिए यहाँ आपदा प्रबंधन के लिए। 29 से लेकर के 32 तक 4 प्रश्न है, जिसमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है। 2-2 नंबर मिलेगा, मतलब 4 नंबर मिलेगा। नंबर आपका 29, आपदा के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करें। बाढ़ से होने वाली 2 क्षतियों को बताना है। सुनामी के बचाव के उपाय बताने हैं। और हेम रेडियो से आप क्या समझते हैं? ये कंप्लीट हुआ। और इस प्रकार से आपको केवल 4 ही प्रश्नों का जवाब देना था, आपने दे लिया और पूरी तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। चलिए बाबू, तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 22 स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इस क्लास में आपको लाइव तक लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। AK बॉस जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी अभी हैं, लास्ट में वीडियो को, इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब तो बाकी सारे लोग कर ही लिए हैं, जो लोग नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर लें, क्योंकि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग बिल्कुल फ्री में कराते हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपको सफल बनाने में, तो आप इस चीज़ को जरूर समझें। हर एक विषय की तैयारी कराई जाती है, तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग, नाम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सोशल साइंस मॉडल सेट का हम लोग बना रहे थे। 22 स्टूडेंट अभी सब हमारे साथ जुड़े हैं।
ग्लोबल साइंस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल, ग्लोबल साइंस एकेडमी का यह यूट्यूब चैनल आपको सफल बनाने के लिए लगातार आपकी सेवा में हाजिर है। आप जरूर इसका लाभ उठाएं, आप इसे सीखें, जाने पहचानें और इसके हर एक खूबियों को